हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में, यानी कि ये लेसन नंबर 5 की पहली वीडियो और इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस समय बजाय 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 का कंसेप्ट। लेसन नंबर 5 जो है, लेसन नंबर 5 है कंसेप्ट ऑफ एमपीएस। एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में दिया था, यानी कि लेसन नंबर 4 के बिल्कुल आखिरी में, जहां मैंने थोड़ा समझाया था कि इन्वेस्टर मल्टीप्लायर होता क्या है। लेकिन इसको हम डीप में समझेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, वो भी लास्ट में, और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के बारे में भी। तो चलो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होगा, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली रीड करने हैं। तो समझते लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग, यानी कि सेविंग होता क्या है, क्या मतलब है हमारा सेविंग से, हम सेव क्यों करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, यानी हम सेविंग को समझेंगे सबसे पहले, और अभी समझाऊंगा भी। एक बार हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए फिर हम सेविंग ही डिस्कस करेंगे डीप में बिल्कुल। इसके बाद क्या आता है दूसरा टॉपिक एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। देखो, अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब समझाऊं, इसका मतलब ये है कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो अपनी सेविंग को किस लेवल पे चेंज करता है, वो दिखाता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बात आती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, वो तो भाई एवरेज कितना सेव करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है अगला टॉपिक एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एमपीएस और एमपीसी। वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो अपनी कंजप्शन को किस लेवल पे बढ़ाता है, वो कौन दिखाता है? हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अलावा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ये हमारा क्या बनेगा? थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो बात भैया ये होता क्या है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर? आप लोगों ने एक चीज समझाई थी, ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों को कंजप्शन फंक्शन याद हो तो वो क्या था? C इक्वल्स टू C बार प्लस में CY। ठीक है, जहां पे C बार क्या दिखाता था? ऑटोनोमस कंजप्शन। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या किसी की इनकम भले ही जीरो हो तो क्या वो कंजप्शन जीरो रख सकता है अपना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवित है और वो कंजप्शन ना करता हो, है ना। यानी कि हम सबके सब कंज्यूमर्स हैं, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई फुटपाथ पे रहता हो, चाहे कोई महल में रहता हो, हम सबके सब कंज्यूमर्स हैं। अगर हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे मरने के बाद ही हमारी कंजप्शन बंद होगी, है ना। ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब चाहे हमारी इनकम हो चाहे ना हो, हम कंज्यूमर फिर भी रहेंगे। जैसे हमारे घरों में देखो, क्या सबके सब इनकम जनरेट करते हैं? ऐसा नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो तो कंज्यूमर्स हैं, पर क्या उनकी इनकम है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम जीरो हो और हम फिर भी कंजप्शन करें, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात है किसी की इनकम जीरो होगी तो कंजप्शन कहां से आएगा, वो कहां से कंज्यूम करेगा? भाई कई लोग जो हैं वो डोनेशन वगैरह से खाना खा लेते हैं, जैसे फुटपाथ वगैरह जो लोग रहते हैं, भंडारे वगैरह में चले गए, गुरुद्वारे वगैरह में चले गए, वहां से खाना खा लिया। तो हजार तरीके हैं कंजप्शन करने के, पूरा कंजप्शन करते हैं। और अगर मान लो कोई इनकम जनरेट कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, उसकी इनकम बंद भी हो गई और फिर भी कंजप्शन नहीं रुकता, कंजप्शन तो कंटिन्यू है, खर्चा कंटिन्यूअसली है, तो कैसे करेगा? वो अपनी सेविंग्स को नेगेटिव में लेके जाएगा, अपनी सेविंग्स यूज करेगा। दोस्तों ने सेविंग्स कर रखी थी, अभी इस चीज को और डीप में बात करूंगा मैं। तो ये होता है हमारा यहाँ पे क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्या आता है हमारा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी है 4 कंपोनेंट्स। हम सब जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं। जिनको नहीं पता भाई पिछला चैप्टर डीप में पढ़ लेना, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि हम कंजप्शन पे कितना खर्चा कर रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तीसरा गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट भी चीजों को परचेज करती है ताकि वो नॉर्मल पीपल्स को, सोसाइटीज को सर्व कर सके या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, बहुत सी जगह हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं
एज अ पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ये सब किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर आता है। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया। एक्सपोर्ट का मतलब कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपने बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में कितना सेल किया, कितना बाहर गया है आपका सामान। और इंपोर्ट का मतलब है कितना अंदर आया है, यानी कि अपने जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज बाय करी है। तो अगर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करता हूं तो हमारे पास क्या बचता है? नेट एक्सपोर्ट बचता है। ये चार कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके? एग्रीगेट डिमांड के। So in this chapter we will discuss the concept of MPS, APS, MPC और APC। सबकी फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं, तो हम यहाँ पे इन चार टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और इन चारों को शायद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही चैप्टर के। एक बार चैप्टर का इंट्रो खत्म होता है फिर हम डिस्कस करेंगे इन चार टॉपिक्स को एंड देयर रिलेशनशिप, और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे डिस्कस तो मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं, पर रिलेशनशिप क्या होते हैं इन चारों के बीच में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Then discuss about autonomous expenditure। फिर हम समझेंगे autonomous expenditure का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको अभी अभी डिफाइन किया है कि अगर हमारी इनकम जीरो भी होती है तब भी हमारा एक्सपेंडिचर जीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ बेसिक खर्चे होते हैं जैसे खाना पीना, वो उस खाने पीने के ऊपर या फिर कपड़ों के ऊपर, वो नेसेसरी गुड्स के ऊपर जो खर्चे हैं वो होते ही होते हैं, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए। उसी को हम यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। फिर क्या आता है? इफ देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। फिर हम समझेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। देन इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिंग, और ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज कैसे होती है? विल इंक्रीज आउटपुट मोर देन 1 for 1। द साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो मल्टीप्लायर का साइज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर जो है वो किस लेवल पे कंजप्शन कर रहा है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कितना है, एंड ऑन द टैक्स रेट, और टैक्स रेट कितना है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोला मैंने फिर से? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड करता है, तो पहली बात एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो जितना कंज्यूम करने के बाद जो बचेगा उसे तो इन्वेस्ट करेगा, और वहीं से पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस रेट से काम कर रहा है। उसके अलावा टैक्स रेट हमारी इकोनॉमी में किस लेवल पे चल रहा है वो, ये दो चीज मिलके हमारा जो है वो मल्टीप्लायर डिसाइड करते हैं। और दोनों टॉपिक्स को हम डीप में समझेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शनल पार्ट कि हमें कौन कौन चीजें सीखनी है, कौन कौन चीजें समझनी है। अब सबसे पहले चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, कंजप्शन एंड सेविंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब एक जो इंडिविजुअल है, जो एक रैशनल कंज्यूमर है, समझदार कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से चीजों को कंज्यूम करता है, किस तरीके से सेव करता है, उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। तुम सब जानते हैं कि भाई बिना इनकम के कंजप्शन करना बहुत मुश्किल होता है ना। यानी कि आप कहीं ना कहीं, या तो अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप इनकम जनरेट नहीं करे तो किसी से भी डिपेंडेंट हो सकता अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो सकता अपने बड़े भाई वगैरह पे डिपेंडेंट हो, तो किसी न किसी पे क्या हो, डिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, अगर आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे तो। अब बात है कि भाई इनकम जनरेशन के बाद हम किस तरीके से कंजप्शन करते हैं और किस तरीके से सेविंग करते हैं, वो डिसीजन एक कंज्यूमर कैसे लेता है वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, किसी की सैलरी, किसी की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है मान लेते हैं यहाँ पे। अब अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए है तो अब यहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले सकता है, हो सकता है वो सारा खर्च कर दे, वो 1 लाख का 1 लाख रुपया कर दे, खर्च कर दे। तो इस केस में उसकी सेविंग क्या होगी, नेट सेविंग क्या होगी? जीरो, कुछ नहीं बचेगा। जितना कमाया सारा उड़ा दिया तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो 1 लाख रुपए हमने कमाए थे और उतने के हमने गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर लिए, तो पैसा कितना बचा? 0 रुपीज बचे हमारे पास। तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर 1 लाख किसी की इनकम है लेकिन उसका पेट उस 1 लाख में भी नहीं भर रहा, वो कह रहा मैं तो इससे फालतू कंज्यूम कर दूंगा, मैं 1.5 लाख कंज्यूम करूंगा, 1,25,000 कंज्यूम करूंगा, 20,000 कंज्यूम करूंगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर कंजप्शन कर रहा है वो। अब 1 लाख से ऊपर कंजप्शन करने के दो ही तरीके हैं। अब दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो आप उधार पे पैसा लो, लोन लो बैंक वगैरह से, ठीक है। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया या फिर उधार लिया दोस्तों से, तब आप जो है वो अपनी 1 लाख से ऊपर खर्चा कर पाओगे, क्योंकि 1 लाख तो आपकी इनकम है। अगर आपको उसको बियॉन्ड जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उधार वगैरह ले लिया, बैंक से लोन ले लिया या फिर अपने दोस्तों से लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लिया, आपने कंजप्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर में होगा क्या, मैं पहले रीजन समझा रहा हूं, इसके चक्कर में होगा क्या, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में इस स्टेज पे कंज्यूम कर लिया, आपने 1,20,000 25,000 उधार वगैरह लोन वगैरह पे लेके, लेकिन फ्यूचर में आपको लोन रीपे भी तो करना है, आपको पैसा वापस भी तो करना है ना, क्योंकि भाई बैंक वाले तो मानेंगे नहीं, ठीक है, वो तो आपको उठा कर ले जाएंगे, तो आपको लोन वापस भी करना है वो पैसा। तो अगर आप वो लोन वापस करने जब जाओगे, वो पैसा जब वापस करने आप जाओगे, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका करंट कंजप्शन की वजह से ना फ्यूचर कंजप्शन कम हो जाएगा। फ्यूचर कंजप्शन कम क्यों हो गया? क्योंकि फ्यूचर में भाई आपकी इनकम का मोटा पैसा लोन में जाने वाला है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट में जाने वाला है
है ना, उसकी रिपेमेंट में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका फ्यूचर इनकम जो है वो मान लो 1,00,000 रुपए है, तो अगर मान लो 20,000 आप एज इंटरेस्ट दे रहे हो और 20,000 रुपए एज रिपेमेंट दे रहे हो, लोन की इंस्टॉलमेंट की भी और विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपकी इनकम कितनी जाएगी नेट, सिर्फ 80,000 रुपए। तो आपको अपना खर्चा 80,000 में चलाना पड़ेगा, यानी करंट कंजप्शन के इंक्रीमेंट की वजह से फ्यूचर कंजप्शन खराब हो गई। दूसरा तरीका था अपनी इनकम से फालतू खर्च करने का, कि आप अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यानी कि सपोज करो आपकी इनकम अभी है ना 1,00,000, हो सकता है पहले भी कुछ इनकम हो, पहले कुछ सेविंग्स रखी हो, ठीक है, आप उसमें से यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा सेविंग्स, ठीक है, तो अब आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सेविंग बढ़ नहीं रही, सेविंग अब कम होती जा रही है। और यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में जो है कंजप्शन करने में दिक्कत आएगी उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि एक टाइम तो आएगा ना, अगर आप 1,00,000 के बियॉन्ड लगातार खर्चा करते रहोगे तो आपकी सेविंग कभी जीरो हो जाएगी, फिर आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही खर्चा करना पड़ेगा। तो ये दो इंपैक्ट समझे हमने किसके, कंजप्शन के, ठीक है, कि कंजप्शन अगर हम पूरा खर्च कर दें तो सेविंग जीरो, ज्यादा खर्च करना चाहे तो किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, तो वो चीज। लेकिन अगर एक रैशनल कंज्यूमर की बात करूं तो वो जनरली अपनी इनकम से नीचे ही खर्चा करता है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी सेविंग में डालता रहता है, यानी कि वो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर देता है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में कम से कम खर्चा, अभी फालतू से फालतू इन्वेस्टमेंट, फालतू से फालतू सेविंग, ज्यादा सेविंग्स, ताकि फ्यूचर में जो उसका लाइफस्टाइल है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आए तो वहां से संभाल सके। इन चीजों के लिए वो जो है क्या करता है, सेविंग करनी शुरू कर देता है फ्यूचर पर्पस से। तो ये होता है एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर। तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेता है, एक इंडिविजुअल। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि एक इंडिविजुअल यहाँ पे किस किस तरीके से सोच सकता है। स्टार्टिंग के एग्जांपल में बात करिए, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें लग्जरी में रहने की हैबिट होती है, वो अपने इनकम क्या तो बियॉन्ड खर्चा करेंगे या पूरी इनकम खर्च कर देंगे। तो ऐसे लोग जो है वो ट्रैप में बहुत जल्दी फंसने वाले होते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो वो उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन्होंने अपने आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर रखा होता है, पैसा बचा रखा होता है, ठीक है, तो अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई भी तो उन्हें पता होता है कि फंड है मेरे पास, वो मेरी हेल्प कर देगा, है ना। और पैसे के मामले में काफी अच्छा डायलॉग है कि पैसा ये बात बोलता है कि आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली कंजूस बन जाओ, लेकिन अपनी इनकम का कुछ पार्ट 20%, 30%, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इनकम है 40% का सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि सेव करोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो भाई मल्टीप्लाई से जो पैसा आ रहा है वो खाओ ना, आपका जो अपना पैसा है वो तो फिक्स रहेगा। और ये जो तरीके है ना, ये अमीर लोग फॉलो करते हैं कि वो स्टार्टिंग में कभी भी अपने इनकम से एक्सपेंडिचर करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देते हैं, और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये एक रैशनल कंज्यूमर की सोच होती है। बाकी तो टॉपिक था, मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन, तो हमारे ये दो ही कंपोनेंट है इनकम के इंपॉर्टेंट। या तो जब इनकम आएगी या तो मैं कंजप्शन करूंगा पूरी इनकम के साथ, या मैं सेविंग करने पे भी ध्यान दूंगा। तो कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ एन इनकम। कंजप्शन किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड दैट एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज इन कंजप्शन। तो मैं इस चीज जानते हैं कि कंजप्शन हमारा फंक्शन है इनकम का, और दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज कंजप्शन, कि अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हम कंजप्शन को बढ़ाएंगे, बट दिस विल इंक्रीज लेस देन इनकम इंक्रीज। लेकिन एक रैशनल कंज्यूमर जब उसकी इनकम बढ़ती है तो उससे कम कंजप्शन करने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1, यानी कि एमपीसी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। और पहले ही बात कर चुका हूं कि एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। यानी कि अगर सपोज करो किसी की इनकम 10,000 थी पहले, या फिर सपोज करो कि इसकी बंदे की इनकम 1,00,000 रुपए है, कल को 2 लाख हो जाए तो उसकी इनकम डबल हो गई, लेकिन वो कंजप्शन जो है ना वो इसके बीच में करेगा। यानी कि हो सकता है 1.5 लाख रुपए खर्चा करे, 50,000 नेट सेव कर ले। यानी कि जिस रेट से इनकम बढ़ी, क्या उसने उस रेट से कंजप्शन बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, उसने उससे कम रेट से कंजप्शन को बढ़ाया। यानी कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 1 हो गई। और एमपीसी वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उसी रेट से कंजप्शन बढ़ रहा है। यानी कि अगर इनकम अब 2 लाख भी हो गई है तो 2 लाख का 2 लाख भाई कम बढ़ रहा है, भाई 2 लाख का 2 लाख फूक रहा है, खर्च कर रहा है, वो चीज। अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो हियर सी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जहां पे सी क्या शो कर रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन किस लेवल पे बढ़ाई जा रही है। सी बार क्या है हमारे पास? ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको ही बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कभी जीरो नहीं होता, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर कुछ ना कुछ गुड्स और कुछ ना कुछ सर्विसेज जो हमारे लिए नेसेसरी होती है उसे कंज्यूम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑटोनोमस कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, भले ही हमारी इनकम जीरो हो जाए। तो कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो, तो कंजप्शन जब हमारी इनकम का लेवल भी क्या हो? जीरो हो। इसके बाद क्या आता है? इफ डिस्पोजेबल इनकम, अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो,
यानी कि अगर हमारा वाईडी बढ़ता है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो हाउस होल्ड में चूज टू इंक्रीज देयर कंजप्शन। तो हाउस होल्ड जो है वो अपनी कंजप्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है एंड देयर सेविंग्स, और अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो अपनी कंजप्शन, अब कई होगा ना डिस्पोजेबल इनकम का मतलब नहीं पता होगा। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे लेता हूँ वाईडी यानी डिस्पोजेबल इनकम, इसका फॉर्मूला होता है इनकम माइनस में टैक्स। ये होता है डिस्पोजेबल इनकम। आपकी इनकम में हमने टैक्स काट दिया तो क्या बचेगा आपके पास, डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, यानी कि वो इनकम जिसको आप अपने कंजप्शन पे यानी कि अपने लिए अलग अलग गुड्स और अलग सर्विसेज को बाय करने के लिए लगा सकते हो, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो हाउस होल्ड में चूज टू इंक्रीज देयर कंजप्शन, तो अपनी कंजप्शन को इंक्रीज करता है, और देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि पैसे बचाने की कोशिश करता है। सेविंग फंक्शन विच इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम, और सेविंग भी क्या है, इनकम का फंक्शन बता चुका हूं। इनकम के मेनली दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो कंजप्शन या सेविंग। अगर कंजप्शन आप कम कर रहे हो तो सेविंग बढ़ जाएगी, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो सेविंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो कंजप्शन और सेविंग का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग हमारा इनकम का वो पार्ट होता है विच इज नॉट कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम नहीं हुई है, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव, क्योंकि या तो डिस्पोजेबल इनकम हमने कंज्यूम कर ली है या फिर कर ली है सेव कर लिया। तो इसलिए दो ही कंपोनेंट आते हैं, तो इसलिए सेविंग और कंजप्शन दोनों किसका पार्ट बनते हैं, हमारे इनकम का पार्ट बनते हैं। तो इसलिए इनकम का फॉर्मूला क्या आया, C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग हमारा क्या बनता है, इनकम। तो अगर मुझे यहां से सेविंग की वैल्यू निकालनी तो क्या करूंगा, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दूंगा, यानी कि कितना कमाया उसमें से कितना उड़ाया, कितना खर्च किया, तो क्या बचेगा, कितना बचाया। सेविंग का फॉर्मूला ऐसे एक और आ सकता है, वाई यू का यू। हम तो जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है सी बार प्लस में सी वाई। वैसे ये टॉपिक्स हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेन थी यहाँ पे कि एक कंज्यूमर जो है वो सेविंग को और कंजप्शन को लेकर फैसले कैसे लेता है, वो हमने डिस्कस किया था आज की वीडियो में, ठीक है। तो वाई माइनस सी बार प्लस में सी वाई, इसको अंदर भेज दो माइनस को, तो माइनस को अंदर भेजोगे तो सी बार भी नेगेटिव हो जाएगा और सी वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, उसने वाई कॉमन ले लिया। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो, एस था y माइनस में सी बार माइनस में सी वाई। अब यहां से उसने माइनस सी बार को अलग कर दिया और इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, और जब मैं इन दोनों में से y कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस सी, क्योंकि y कॉमन आता है यहाँ पे 1 बनाया जाएगा y की जगह, और यहाँ पे क्या बचेगा, c बचेगा। मैथ्स वाले बच्चों को इजीली समझ में आ गया होगा, ये चीज बचेगी, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी नई इक्वेशन। अब इसके बाद क्या बचेगा, अब सुनो, 1 माइनस सी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, देखो C क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये 1 माइनस सी क्या है, सॉरी 1 माइनस सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेव है ये, क्योंकि 1 माइनस सी है। क्योंकि एक चीज और बताता हूं मैं यहां से कि एमपीएस एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो आपकी इनकम 1 रुपया है, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, 0.8 होने का मतलब ये है कि अगर किसी की इनकम 100 रुपए से बढ़ी तो उसमें से 80 रुपए खर्च कर देगा, क्योंकि उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.8 है, यानी कि 100 में से 80 रुपए उड़ा देगा वो, 0.8 यानी कि 80% पैसा वो खत्म कर देता है। तो बचेगा कितना, 20%, यानी कि 0.2 वैल्यू किसकी बचेगी, एमपीएस की। तो इसलिए एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस सी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और ये जो 1 माइनस सी है ये हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस सी बार यानी कि माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन, इसकी जगह क्या आया, सेविंग इनटू में y यानी कि हमारी इनकम। तो ये हमारे पास क्या बना, सेविंग का फंक्शन। तो फाइनली हमारे पास ये डिसाइड हो चुका है, ये हमारा क्या बन गया, सेविंग का फंक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने डिस्कस किया लेसन नंबर 5 का इंट्रोडक्शन, डीप में डिस्कस किया सेविंग्स को। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जो बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।